हेलो फ्रेंड, आज हम करेंगे शॉर्ट नोट्स में ह्यूमन सिस्टम। ठीक है, तो ये सभी क्लासों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी एक क्लास के लिए नहीं बोल सकते कि 10th के लिए, 9th के लिए, 8th के लिए, 7th के लिए। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें बताई गई है और काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आंसर दिए हुए हैं आज, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये शॉर्ट नोट्स का सीरीज, जिसमें मेरा पहला आपका दिया हुआ शब्द कोशिका। तो समझते हैं कोशिका क्या होती है। तो कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। जो कोशिका होती है वो मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। सामान्य कार्य करने वाली कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। मतलब क्या कि सामान्य कार्य करने वाली कोशिका ऊतक का निर्माण करती है, जैसे कि पेशीय, अस्थीय। तो पेशीय वाली जितनी भी कोशिका है वो किसका पेशीय ऊतक का निर्माण करेगी, अस्थीय वाली को अस्थीय कोशिका निर्माण करेगी। नेक्स्ट है तंत्र किसे कहते हैं। तो तंत्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टम। तो दो या दो से अधिक तरह के ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर क्या करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। और दो या दो से अधिक बहुत सारे कोशिका मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो ऊतक का। और ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो अंग का। शरीर के विभिन्न अंग एक साथ सामूहिक रूप से किसी एक विशिष्ट कार्य का संपादित करते हैं। कह रहा है कि शरीर के विभिन्न अंग, जो हमारे शरीर का विभिन्न अंग है, वो सामूहिक होकर किसी एक विशिष्ट कार्य का संपादित करते हैं तथा एक तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि पाचन तंत्र। तो आपको पता होगा कि पाचन तंत्र में बहुत सारे हमारे शरीर के अंग आते हैं, जैसे कि छोटी आंत, बड़ी आंत, आहार नली, मुख गुहा, ये सब किस में आते हैं, आपके पाचन तंत्र में। उसी तरह से श्वसन तंत्र है। तो श्वसन तंत्र में हमारी फेफड़ा आ जाती है, एलुवियली है, फिर आपका ये सारी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो श्वास नली, ये सभी मिलकर किसका, श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। उसी तरह जनन तंत्र भी एक अकेला अंग नहीं है, इसमें भी बहुत सारे अंग मिलकर ही ये किसी न किसी तंत्र का। तंत्र मतलब होता है सिस्टम। सिस्टम का मतलब है कि एक या एक से अधिक। जैसे हम लोग कब बोलते हैं अपने कंप्यूटर को, क्या बोलते हैं, सिस्टम। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कंप्यूटर में सिर्फ एक कंप्यूटर ही, तो उसमें आपका माउस, USB, ये सारी चीज़ें आ जाती है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। उसी तरह हमारे शरीर के अंग भी बहुत सारे तंत्र से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। पाचन तंत्र। देखिए पाचन तंत्र ने बताया है कि जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर, जैसे हम अपने भोजन मुख में डालते हैं, उससे लेकर मल त्याग तक एक तंत्र अनेक अंग, यानी कि जब से हम मुंह में अपने भोजन डालते हैं और जब तक उसको शरीर से बाहर निकाल ना दे, तब तक वो किसी का क्या काम होता है, उसका पचते रहती है और अनेक तंत्र उसमें भाग लेते हैं और अनेक ग्रंथियाँ उसमें सम्मिलित है, जिससे एंजाइम्स निकलते रहते हैं, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं। यह पाचन तंत्र कहलाते हैं। मतलब क्या कि भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेक ग्रंथि अंग सम्मिलित रूप से सामंजस्य का कार्य करते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। नेक्स्ट है कि पाचन किसे कहते हैं, डाइजेशन। तो जटिल पोषक पदार्थों को, जो जटिल पोषक पदार्थ है, जो उनके क्या होते हैं, बड़े बड़े अणु को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहती है, पाचन। मतलब क्या कि जो हम लोग खाते हैं उसकी अणु क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो हमारे जब वो मुख में जाती है तो मुख से भी जितनी बहुत सारी लाल मुख में क्या होते हैं, लाल ग्रंथि, जिससे कि लाला रस निकलते हैं, वो सारे क्या करते हैं, भोजन को विघटित करते हैं, मतलब कि छोटा छोटा कर देते हैं, और जिससे कि हमें पाचन में आसानी होती है। उसी तरह हमारी छोटी आंत में बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, फिर बड़ी आंत में, ऐसे ऐसे करके क्या होते हैं, पूरा हमारे भोजन का पूरी तरह से विघटन होकर हमें उससे एनर्जी मिल जाती है, जो अपशिष्ट होते हैं हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो यही बोल रहा है कि जो जटिल पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़े में बांटना, वो क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है। आहार नाल क्या होता है, तो आहार नाल को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। तो इसे पोषक
नाल भी कहते हैं। जो आहार नाल है इसे पोषक नाल भी कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना कि पोषक नाल किसको कहते हैं, तो आहार नाल कहते हैं, आहार नाल को कहते हैं। इसकी लंबाई करीबन 8 से 10 मीटर होती है। जो इसकी लंबाई होती है वो करीबन कितनी होती है, 8 से 10 मीटर तक होती है, ठीक है। आहार नाल का मुख्य भाग, मतलब आहार नाल में बहुत सारे भाग हैं जो कि जिसमें क्या होती है, मुख, फिर ग्रसनी, फिर ग्रास नली, फिर अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। ये सारी किस में आ जाएंगे, आहार नाल में आ जाएंगे, ठीक है। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलद्वार, ये सब किस में आ जाएंगे, आहार नाल में आ जाएंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं तो दिया हुआ है पाचन ग्रंथियाँ किसे कहते हैं। तो पाचन ग्रंथियाँ क्या होती है, तो पाचन ग्रंथियाँ जो हमारे पाचन में एंजाइम्स देते हैं, जो ग्रंथि पाचन में एंजाइम देते हैं उसी को पाचन ग्रंथि कहते हैं। तो ये पाचन ग्रंथि कौन कौन सी है, तो पाचन ग्रंथि ये 3 प्रकार की, जो कि लार ग्रंथि है, और यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ये सारी ग्रंथियों से कोई ना कोई प्रकार के एंजाइम्स निकलते रहते हैं। ये सब कौन है, पाचन ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। ये हमारे पाचन में ये सारी ग्रंथियाँ सहायता करती हैं। आगे दिया हुआ है स्वर्णीय पेशियाँ, यानी कि विभिन्न स्तर पर स्वर्णीय पेशीय भोजन पाचित भोजन रस व अपशिष्ट की गति को नियंत्रित करते हैं। जो स्वर्णीय पेशियाँ होती है वो भोजन पाचित भोजन रस व अपशिष्ट की गति को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट है आपका दांत। तो आप लोगों को पता है कि दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक मानव में मसूड़े तथा दांतों की स्थिति को गर्तदंती यानी कि थेकोडोंट कहते हैं। मनुष्य में द्विबारदंती यानी कि डाइफ्यूडोंट दांत पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि डाइफ्यूडोंट मतलब कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं। जैसे कि एक बार बचपन में, जिसे दूध का दांत बोलते हैं, दूध के दांतों की संख्या टोटल 20 होती है। उसके बाद जो हमारे वयस्क हो जाते हैं तो उस टाइम हमारे 32 दांत निकलते हैं। तो ये जो दांत हैं जो 2 बार निकलते हैं, इसीलिए मनुष्य को द्विबारदंती बोलते हैं, यानी कि डाइफ्यूडोंट। आगे है ग्रसनी किसे कहते हैं। ग्रसनी को इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स। ग्रसनी अपनी संरचना से ये सुनिश्चित करती है कि भोजन श्वास नली में अथवा वायु ग्रास नली में प्रवेश न करे। मतलब क्या है कि ग्रसनी क्या सुनिश्चित करती है कि जो भोजन है वो श्वास नली में ना जाए और श्वास नली में तथा वायु नली में प्रवेश ना करे। जबकि उसको पता है कि अगर जब हमारे भोजन श्वास नली में चले जाते हैं तो हमें बहुत तेज हिचकी या फिर छींक आने लगती है। तो यही बता रहा है कि ये सुनिश्चित करता है कि भोजन हमारे श्वास नली में तथा वायु ग्रास नली में प्रवेश ना करे। ये दोनों को बांटता है। जैसे हम श्वास लेते हैं तो वही श्वास हमारी फेफड़े में चल जाती है, और फिर जब हम भोजन लेते हैं तो यही ग्रसनी क्या करती है, सुनिश्चित करती है कि भोजन को कहाँ लेके जाना है और ये श्वास को कहाँ लेके जाना है। तो इसका ग्रसनी और मुख्य ग्रसनी, और ये दिया हुआ है कंठ ग्रसनी। ग्रसनी 3 प्रकार का हो गया, नसा ग्रसनी, मुख्य ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। तो नाक वाले को नसा ग्रसनी, मुख वाले को मुख्य ग्रसनी, और जो कंठ वाला है वो कंठ ग्रसनी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है अमाशय किसे कहते हैं। तो अमाशय है इसका आकार जे जैसा होता है। जो अमाशय होता है उसका आकार कैसा होता है, जे जैसा। यह 1 से 3 लीटर तक आहार को धारित करता है। मतलब क्या है कि जो हमारा स्टमक होता है, पेट होता है, वो कम से कम 1 से 3 लीटर तक क्या करता है, आहार को धारण कर सकता है। मतलब 1 से 3 लीटर हम अपना भोजन रख सकते हैं। अमाशय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मैं यहाँ पे फिगर थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, आप देखिए। ये कुछ इस टाइप का होता है अमाशय, और इसी को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। ये बहुत अजीब सा बना है। तो ये 3 भाग में, जिसमें आपका पहला आ जाएगा कार्डियक यानी जठरागम, फिर अगला है निर्गम, फिर जाके फंडिक। ये 3 चीज़ें होती हैं जो 3 पार्ट होती है अमाशय की, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। छोटी आंत,
उसके बाद क्या था, छोटी आंत। तो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं जिसको, इंस्टेंटाइन। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण छोटी आंत में होता है। हमारे भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। छोटी आंत को 3 भागों में विभक्त किया गया है। छोटी आंत को भी कितने भागों में विभक्त किया गया है, 3 भाग में। कौन कौन सा, तो ग्रहणी, अग्र, क्षुद्रांत तथा क्षुद्रांत। छोटी आंत के 3 पार्ट कौन कौन से हैं, ग्रहणी, अग्र, क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। ये 3 पार्ट हो गए आपके छोटी आंत के। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे दिया है बड़ी आंत यानी लार्ज इंस्टेंटाइन किसे कहते हैं। तो यह मुख्य रूप से जल व खनिज लवणों का अवशोषण कर पाचित भोजन को मल द्वारा उत्सर्जित करता है। मतलब क्या है कि जब छोटी आंत द्वारा खाना का पूरी तरह से पाचन और अवशोषण हो जाता है तो वो किस में प्रवेश कर जाती है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में जितने भी जल व खनिज लवण का अवशोषण होता है, जितने भी हमारे भोजन में जल और खनिज लवण थे उसका अवशोषण बड़ी आंत में हो जाएगा। बड़ी आंत को भी 3 भाग में विभक्त किया गया है जिसे बोलते हैं अंधरांत तथा अंधरांत या अंधनाल, बृहदांत और मलाशय। ये भी 3 पार्ट में आ गए। आगे है पाचन ग्रंथियाँ किसे, पाचन ग्रंथियाँ भी बताते हैं। पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है, जल्दी रिवाइज कीजिए। लाल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशयी ग्रंथि, ये 3 थी। तो यहाँ पे दिया पाचन ग्रंथि में कुछ पाचन तंत्र में कुछ पाचन ग्रंथि भी पाई जाती है, जैसे कि लार ग्रंथि, यकृत तथा अग्नाशय। ये ग्रंथियाँ पाचक रसों द्वारा भोजन को पचाने में सहायता करती है। छोटी आंत तथा अन्य अंग भी पाचन रसों का श्रावण करती है। मतलब क्या है कि ये जो पाचन ग्रंथि है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो क्या करती है, भोजन को पचाने के लिए एंजाइम्स निकालते हैं, जिसमें आपका कौन कौन सा है, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। जो छोटी आंत भी एक ऐसा अंग है जिसमें से पाचक रस का स्राव होता है। छोटी आंत वाले जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे छोटी आंत से HCl जैसे एंजाइम निकलते हैं। आगे दिया हुआ लार ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। तो इनके द्वारा लार का श्रावण होता है। जो लार ग्रंथि है उससे किसका श्रावण होता है, तो लार का श्राव होता है। लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित जो लार का काम है, भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन करना होता है। जो भोजन में उपस्थित स्टार्च है उसका पाचन कौन करता है, तो लार। भोजन को चिपचिपा व घुलनशील बनाना, मतलब क्या कि हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो उसको मुंह में चबाते हैं, जैसे हम मुंह में भोजन डालते हैं तो लार ग्रंथि से लार निकलना शुरू हो जाती है और वो खाना को कैसा बना देती है, एकदम चिपचिपा हलवा टाइप का। जैसे आप लोग भी खाना खाते होंगे तो चबाते होंगे तो पूरा खाना क्या हो जाता है, पूरा सन जाता है। और दांत, मुख, गुहा, जीभ की सफाई करता है। जो लार ग्रंथि है वो दांत, मुख, गुहा और जीभ की सफाई, हमेशा लार निकलते रहता है। हमारा मुंह के अंदर के जितने भी दांत हैं, जीभ है, ये सब क्या होते हैं, धुलते रहते हैं। लार ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन, कर्ण पूर्व ग्रंथि, अर्धोजीव यानी अभिजुंबकीय लार ग्रंथि और अधोजीव्य लार ग्रंथि। लार ग्रंथि भी 3 प्रकार के हो गए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे दिया है श्वसन क्या होता है, श्वसन यानी रेस्पिरेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का विनियमन जो पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होता है। मतलब क्या है कि श्वसन किसको कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनियमन जो पर्यावरण, रक्त एवं कोशिकाओं के मध्य होता है वो श्वसन कहलाता है। मतलब क्या है कि जैसे हम लोग ऑक्सीजन लिए, ठीक है, और साथ में पेड़ पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो रक्त O2 युक्त यानी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु को कोशिका तक पहुंचाता है तथा CO कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित, जो कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित CO2 का परिवहन कर फेफड़े द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। जितने भी O2 हैं, हमारे O2 शुद्ध वायु को क्या करते हैं, कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं तथा कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित, जो कोशिका कौन से हमारे शरीर में CO2 का उत्सर्जन करती है और उसका परिवहन हमारे फेफड़े द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय करते हैं, मतलब आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन श्वसन तंत्र, मतलब कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो कह रहा है कि मानव में श्वसन तंत्र 3 भागों में विभक्त है। मानव के श्वसन तंत्र कितने भाग में विभक्त है, तो 3 भाग में। पहला है ऊपरी श्वसन तंत्र। इनमें मुख्य रूप से नसिका, मुख, ग्रसनी, स्वर तंत्र आदि सम्मिलित है। जो ऊपरी श्वसन तंत्र है उसमें क्या क्या सम्मिलित है, तो नसिका,
मुख, नासिका मतलब नाक और मुख मतलब मुंह से भी तो हम श्वसन कर लेते हैं। फिर ग्रसनी, उसके बाद उसके नीचे आता है स्वर तंत्र आदि सम्मिलित है। फिर निचले श्वसन में आएंगे तो निचले श्वसन तंत्र, इसमें श्वास नली, अंदर जाएंगे तो जस्ट कहाँ आ जाएंगे, श्वास नली, फिर फेफड़ा, उसके बाद श्वसनी यानी ब्रोंकाई और श्वसनिका, उसके बाद या कुपिका आदि सम्मिलित होती है। फिर श्वसन पेशियों, तीसरा में आता है श्वसन पेशियों, मुख्य रूप से मध्य कपट यानी डायफ्राम में आता है। इसके संकुचन से वायु फेफड़े में प्रविष्ट होता है अथवा शिथिलन द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंग में श्वसन तंत्र का काम करती है। तो ऊपर में सबसे पहले हमारा श्वास जब हम लेते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाता है, नासिका में, नासिका में आपके पास या फिर नासिका या फिर मुख में, उसके बाद वो कहाँ जाता है, ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद वो कहाँ जाता है, स्वर तंत्र में, स्वर तंत्र के बाद श्वास नली में, उसके बाद श्वास नली में जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, श्वसनी में, श्वसनी के बाद श्वसनिका में, उसके बाद कुपिका में। ठीक है, जब कुपिका में चला जाएगा तो वहाँ पे श्वास भर जाएगा पूरा। तो जो हमारा डायफ्राम है थोड़ा नीचे आ जाता है, हमारे फेफड़े के जस्ट नीचे एक पेशिये का बना डायफ्राम होता है, वो नीचे आ जाता है। जब हम लोग को अपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है तो डायफ्राम थोड़ा सा उठ जाता है और उसी के संकुचन के कारण ही हमारा फेफड़ा क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर आता है, जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करने लगते हैं, बाहर करने लगते हैं। आगे दिया हुआ है कि श्वसन प्रक्रियाएं, श्वसन प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो श्वसन प्रक्रियाएं 2 प्रकार की होती है। कौन कौन, एक बाह्य श्वसन, एक आंतरिक श्वसन। श्वसन कितने प्रकार की होती है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन जो हमारे द्वारा किया जाता है और आंतरिक श्वसन मतलब क्या है कि जो कोशिकाओं द्वारा श्वसन पूरा किया है। जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पढ़ा था कि हमारे नासिका में जाएंगे, फिर ग्रसनी में, स्वर तंत्र में, फिर आपका आ जाएगा श्वास नली में जाएगा, फिर भोजन कहाँ जाए, वायु कहाँ जाएगा, श्वास नली में, फिर श्वसनी में, श्वसनिका, ऐसे करके कुपिका में जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके वो क्या हुआ, बाह्य श्वसन। लेकिन आंतरिक श्वसन जब वहाँ कुपिका में ये जितने भी हम लोग ने वायु भरा था वो तो कुपिका का काम हो गया, कुपिका तक। अब उसके बाद का जितना भी काम होगा वो क्या करेगा, अब हमारी कोशिकाओं में पूरा होगा, तो वो होता है आंतरिक श्वसन। ठीक है, आगे है रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो हम इसमें हम प्रमुख रूप से हृदय तथा रक्त वाहिनियाँ सम्मिलित होती है। इसमें क्या होती है, प्रमुख रूप से कौन कौन सम्मिलित होती है, तो हृदय रक्त वाहिनियाँ। रक्त के अलावा शरीर में एक अन्य द्रव्य लसिका का परिवहन किया जाता है। रक्त के अलावा शरीर में एक अन्य द्रव्य लसिका का परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, मतलब क्या था कि रक्त परिसंचरण तंत्र में कौन कौन, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन काम करता है, तो हृदय, रक्त वाहिनियाँ और द्रव्य लसिका। ठीक है, रुधिर कोशिकाएं के बारे में पढ़ते हैं। तो रुधिर कोशिकाएं, रुधिर में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, 3 प्रकार की। इसके अतिरिक्त रक्त में प्लाज्मा भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्या, तो रक्त समूह क्या होता है, तो लाल रक्त कोशिका पर पाए जाने वाले प्रतिजनों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर रक्त को 4 प्रकार में बांटा गया है। यानी क्या है कि ब्लड समूह, रक्त समूह जो होता है, ब्लड ग्रुप, वो क्या होता है, उस पर ना प्रतिजनों के उपस्थिति और अनुपस्थिति में उसको 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन, तो ए और बी, ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के ब्लड हो गए। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि RH प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त 2 प्रकार के होते हैं, RH प्लस और RH माइनस। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए कि O को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, वो जो ब्लड ग्रुप है वो सभी को दे सकता है। और AB को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि ये सभी से, इसको बोलते हैं सर्वग्राही, इसको क्या बोलते हैं, सर्वदाता। वो क्या होता है, दाता, और ए क्या होता है, ग्राही, यानी सभी से रक्त ले सकता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आगे दिया धमनी और सीरा। तो धमनी क्या होता है, सीरा क्या होता है, तो जिन वाहिनियों में O2 युक्त शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है उन्हें धमनी कहते हैं। जिनमें O2 युक्त रक्त प्रवाहित होती है उसको क्या बोलते हैं, धमनी। और जिसमें जो ऑक्सीजनित, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, अपशिष्ट युक्त, यानी इसमें क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ का परिवहन होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, हृदय क्या होता है।
हृदय पेशी ऊतक का एक मसल खोखला तथा बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का होता है। जो हृदय होता है ये क्या होता है, मसल खोखला तथा बंद मुट्ठी के आकार के लाल रंग का होता है। इस पर पाए जाने वाले आवरण हृदय आवरण यानी पेरिकार्डियम कहलाता है। हृदय को 4 कक्षों में बांटा गया है, 2 अलिंद और 2 नीले। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? उत्सर्जन मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है। उपापचयी प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्मित अपशिष्ट पदार्थों के अतिरिक्त लवण को शरीर से बाहर त्यागना या उत्सर्जन करना एक्सक्रेशन कहलाता है। उत्सर्जन से संबंधित अंगों को उत्सर्जन अंग कहते हैं। उत्सर्जन अंगों को समूह के रूप में उत्सर्जित तंत्र कहते हैं। मतलब क्या है कि जब हमारा भोजन अच्छी तरह से पच जाता है, पचने के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण हुआ है, शरीर में लवण, इस सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है, वो क्या होता है, शरीर से बाहर त्यागना, उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। और उत्सर्जन से संबंधित जितने भी अंग हैं मिलकर कार्य करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या आते हैं, तो हमारी किडनी, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये 4 चीज़ें क्या होती है, उत्सर्जन में काम आती है। तो कौन कौन सा, तो वृक्क यानी किडनी, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है? तो नेफ्रॉन क्या हुआ है, ये वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। जो नेफ्रॉन क्या होती है, यह वृक्क की यानी कि किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। उत्सर्जन उत्पाद विलय नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में वृक्क में नेफ्रॉन द्वारा निकले होते हैं। ये क्या बोला, उत्सर्जी उत्पाद यानी कि जितने भी उत्सर्जी उत्पाद हैं विलय नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में, नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में वृक्क में नेफ्रॉन द्वारा निकाले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यौनारंभ यानी प्यूबर्टी किसे कहते हैं? यौनारंभ किसको कहते हैं? तो मानव नर अथवा मादा में अपरिपक्व जन्म अंग का परिपक्वन होकर जनन क्षमता व विकास होना यौनारंभ कहलाता है। मतलब कि क्या है कि मानव यानी कि नर एवं मादा में अपरिपक्व जनन अंग को परिपक्व होना, यानी कि जो भी हमारे जनन अंग है वो अपरिपक्व से परिपक्व होना, यानी कि जो अपरिपक्व है वो क्या होता है, परिपक्व होने लगते हैं, तो वही क्या कहलाता है, यौनारंभ। नर की अपेक्षा मादा में यौनारंभ पहले हो जाता है। जो नर है उसके पहले मादा में शुरू हो जाता है। मानव में टेस्टोस्टेरोन और स्त्रियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लिंग हार्मोन होते हैं। जो मानव, ये आपको ध्यान रखना है कि मानव में टेस्टोस्टेरोन, स्त्रियों में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन लिंग हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जनन अंग क्या होता है? तो जनन में प्राथमिक एवं द्वितीय लैंगिक अंगों में विभक्त होते हैं। प्राथमिक अंग युग्मक द्वारा निर्माण होता है। प्राथमिक अंग के अलावा अन्य सभी अंग जो जनन तंत्र के रूप में कार्य करते हैं द्वितीय अंग कहलाते हैं, ठीक है। जनन अंग क्या होता है? जो जनन अंग को प्राथमिक एवं द्वितीय लैंगिक अंगों में विभक्त किया गया है। प्राथमिक अंग में युग्मों का निर्माण करते हैं। प्राथमिक अंग के अलावा अन्य सभी अंग जो जनन तंत्र का कार्य करते हैं उसे द्वितीय अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जनन अंग क्या क्या है? तो वृषण कोश, शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और मूत्रमार्ग और शीशन। नेक्स्ट की तरफ मादा जनन अंग कौन कौन सा होता है? तो अंडाशय, अंडवाहिनियाँ, गर्भाशय और योनि, ये सब क्या होते हैं, मादा जनन अंग। तो आपको ये सारे नाम याद रखते हुए कि मादा में कौन कौन से जनन अंग है और नर में कौन कौन से जनन अंग है, ठीक है। तो इसमें फिर और दिया हुआ है तंत्रिका तंत्र, वह तंत्र जो प्राणी के भीतर शरीर के अन्य तमाम अंगों के कार्य करने का समन्वय एवं नियंत्रण करते हैं, तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। मतलब क्या है कि वह अंग जो प्राणी के भीतर शरीर के अन्य तमाम अंगों के कार्य करने में समन्वय एवं नियंत्रण करते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तथा तंत्रों के कार्य में संचार करते हैं, उनका समन्वय नियंत्रण करता है तथा शरीर के बाहरी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने में सहायता करता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो बाहरी जितने भी शरीर के हमारे बाहरी के उद्दीपन है उसके प्रति अनुक्रिया करने में बहुत हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। तंत्रिका के भाग कौन कौन से होते हैं? तो तंत्रिका
को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला केंद्रीय तंत्रिका, इसके मुख्य रूप से मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोर्ड, इसके निकलने वाली तंत्रिका कोशिकाएं सम्मिलित होती है। परिधीय तंत्रिका में मुख्यतः दो भागों में विभाजित है। कौन कौन सा था? कायिक तंत्रिका और स्वायत्त तंत्रिका। कौन कौन सी? कायिक तंत्रिका और स्वायत्त तंत्रिका। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है? इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? यह अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी इंडोक्राइन ग्लैंड के माध्यम से कार्य करते हैं। ये ग्रंथि अपना स्राव सीधे रक्त में छोड़ते हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो अपना स्राव किस में करते हैं? तो रक्त में, क्योंकि इनमें नलिया का अभाव होता है। इनमें नली नहीं होता है तो वो क्या करते हैं? रक्त वाली नली में ही काम चला लेते हैं अपना, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। इन ग्रंथियों का स्राव को हार्मोन कहते हैं। तो जो नलिका विहीन होती है, जितने भी ये सारी ग्रंथियों से स्राव होता है, उसको क्या बोलते हैं? हार्मोन कहते हैं। आगे दिया हुआ मनुष्य की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ: हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क, थाइमस और वृक्क अंडाशय। ये सारी ग्रंथियाँ किस में आ जाएंगी? तो मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इसमें इतना ही करेंगे, अगले पार्ट में अगले चैप्टर का करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।